अच्छा, कल हमने टीपीटी पढ़ लिया था। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या था कि हमारे पास कुछ एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते थे, उनके थ्रू एक इवेंट ए हो रहा होता था, तो उसके ए के होने की प्रोबेबिलिटी को हम टोटल प्रोबेबिलिटी कह रहे थे। इतना सबको ध्यान में होगा? ठीक है, अब आज हम करने वाले बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी के एक स्टेप फर्दर है। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम में हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा, ठीक है। तो उस टोटल प्रोबेबिलिटी के आगे एक और स्टेप होगा, उसको हम बोलते हैं बेस थ्योरम। मतलब टीपीटी के आगे वाला एक स्टेप जो है उसको बेस थ्योरम कहते हैं। तो सेम वैसे ही डायग्राम मैं दोबारा से बना रहा हूँ, पहले हेडिंग डाल देते हैं। उसको बोलते हैं बेस थ्योरम। बहुत ही सिंपल है ये भी, जैसे टीपीटी बहुत सिंपल था, सेम वैसे ही है। जिसने टीपीटी वाला लेक्चर मिस किया था वो टीपीटी वाला लेक्चर, कल वाला लेक्चर देख ले, तभी समझ आएगा उसको। तो सेम हम कल जैसा डायग्राम बना देते हैं। तो हमारे पास वही, ध्यान से समझना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हमारे पास एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये E1 है, ये E2 है, E3 है, E4, E5, ऐसे ये En, ठीक है। और इन सब के थ्रू एक इवेंट हो रहा है जिसको हम इवेंट ए बोल रहे हैं। इन सब के थ्रू एक इवेंट हो रहा है जिसको हम इवेंट ए बोल रहे हैं। तो टीपीटी में आपने क्या पढ़ा था कि भाई तेरे को अगर ए को कराना है तो क्या करेगा तू? ए को कराने के लिए पहले तू E1 करेगा, फिर ए करेगा थ्रू E1, फिर तू ऐसे ट्री डायग्राम बनाया था ना कल हमने, E2 करेगा, फिर ए करेगा थ्रू E2, फिर E3 करेंगे, फिर ए करेंगे थ्रू E3, En करेंगे, ए करेंगे थ्रू En। ये तो कल हमने सीखा था। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में हमने ये सीखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। इसका क्या मतलब हुआ? इसको हम बोलते थे पाथ की प्रोबेबिलिटी, इसको हम बोलते थे पाथ की प्रोबेबिलिटी, और इसको हम बोलते थे ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब पाथ E1 सिलेक्ट हो गया, पाथ E1 की प्रोबेबिलिटी। और इसको हम क्या बोलते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्रू पाथ E1। थ्रू पाथ E1 भी बोल सकते हो, ऐसे बोलते, इफ E1 इज चूजन, ऐसे बोल सकते हो ना, ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब E1 हमने चूज कर लिया। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3। ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई En, ठीक है। अच्छा, बेस थ्योरम पे आते हैं। ये तो हमने कल पढ़ा हुआ था, इसको हम बोलते थे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो ये हमारी स्टेटमेंट हो गई टीपीटी की, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की। अच्छा, बेस थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है? तो बेस थ्योरम ये कहती है, मतलब इसको तुम्हें कैसे ध्यान में रखना है कि एक इवेंट ए हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। मतलब एक इवेंट ए हो चुका है, अब आप ये बताओ वो पाथ E1 से हुआ है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सुनो ध्यान से। जैसे हम बोल रहे थे ना कि एग्जांपल लेता हूं मैं, कि मान लो कि कोई एक मनुष्य है जो ऑफिस से घर से ऑफिस जा रहा है। तो कल हमने क्वेश्चन किया था ना, वो 3 तरीके से जा रहा था, या तो वो ट्रेन से जा रहा था, या वो बस से जा रहा था, वो ऑटो से जा रहा था, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि ट्रेन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी से मान लो X है, बस को चूज करने की प्रोबेबिलिटी Y है, और जो दूसरा था उसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी Z है, ठीक है। ऑटो को चूज करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फिर वो बोल रहा था कि लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर वो बस लेता है तो उसके लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर ऑटो लेता है तो उसके लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ट्रेन लेता है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब अगर मान लो उसको बेस का क्वेश्चन बनाना है, अगर टीपीटी का क्वेश्चन बनाएगा तो बोलेगा भाई ये बताओ कि वो बंदा लेट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आप क्या करोगे भाई? बस ली, फिर बस से लेट हो गए, ट्रेन ली, ट्रेन से लेट हो गए, ऑटो ली, ऑटो से लेट हो गए। अब वो पता क्या बोलेगा? अगर बेस थ्योरम का क्वेश्चन होगा कि भाई अब वो लेट हो चुका है, अब ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो बस से आया हो। समझ गए? तो इसमें ये क्या होता है, टीपीटी हो चुका होता है कि वो बोल देगा कि भाई ये चीज तो हो चुकी है। अब जैसे बैग थे हमारे पास, मान लो 3 बैग हैं, हर किसी में रेड और ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करते थे, मान लो वो बोलता है रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी इंटू रेड की प्रोबेबिलिटी थ्रू बैग 1, बैग 2 की प्रोबेबिलिटी इंटू रेड की प्रोबेबिलिटी थ्रू बैग 2, बैग 3 की प्रोबेबिलिटी इंटू रेड की प्रोबेबिलिटी थ्रू बैग 3। अब वो अगर बेस का क्वेश्चन बनाएगा तो बोलेगा कि भाई रेड बॉल निकल चुकी है, तो हो गया टीपीटी, तो हो गया, तो टीपीटी पहले लगा देना। फिर बोलेगा ये बताओ
कि वो जो रेड बॉल निकली है वो बैग 2 से निकली है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो एक स्टेप पहले आगे जाएगा, फिर वो पीछे जाएगा, फिर वो पूछेगा कि भाई ये बताओ कि बैग 2 से निकली है, बैग 1 से निकली है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, से मान लो मैंने बोला जैसे ई के गिवन ए, इसका क्या मतलब हो गया कि भाई तुम्हें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी पाथ ई के की निकालनी है जब ए हो चुका है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ ई के given A has already occurred. Given A has already occurred. ठीक है, ये कहानी है। अब तो बोलेगा कि भाई ए हो चुका है, अब ये बताओ ई के की पाथ की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बड़ा सिंपल है, इसको अब हम इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के गिवन ए इज सेम एज, इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई के। ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ आर वन टू एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई आर। नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, इसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो ये इसका आंसर आ जाता है। ये मतलब ये थ्योरम हो गई बेसिकली जो इसका फॉर्मूला है। तो ये अगर आप देखोगे ना, ये पता क्या बनेगा, अब मान लो यहाँ पर ई के वाला पाथ है एक, यहाँ पे एक ई के है, ये मान लेते हैं बीच में यहाँ कहीं ई के है, तो ई के इंटू ए बाई के, मतलब ये वाला पाथ सिलेक्ट करना है डिवाइडेड बाय सब पाथ का सम, तो वो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये ई के, ये हो गया ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई के, तो ये वाला पाथ डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, जब हम टीपीटी लगा रहे थे, टीपीटी में क्या होगा, एक इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी होगी, इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलेगा वो, थ्रू मल्टीपल पाथ। थ्रू मल्टीपल पाथ, ठीक है, तो थ्रू मल्टीपल पाथ ए के होने की प्रोबेबिलिटी को निकालने को बोलेगा, तो ये टीपीटी में होता है। बेस में क्या होगा, इवेंट ए तो हो चुकी होगी, इवेंट ए तो हो गई, अब इवेंट ए हो नॉट चुकी, तो ये बताना है कि ये बताओ कि पाथ ई के थ्रू हुई है। ठीक है, तो बेस थ्रू में ये बोलेगा कि इवेंट ए तो हो चुकी है, अब ये बताना होगा कि पाथ ई के थ्रू हुई है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। ठीक है, अब एग्जांपल करते हैं, आपको अपने आप ही क्लियर होने लग जाएगा। यहां तक जो मैंने बताया सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ये बताओ पहले। किसी का माइक ऑन है बेटा। हाँ भाई, यहां तक सब क्लियर है तो ऑल क्लियर करो एक बार चैट बॉक्स में। जिसको नहीं समझ आया बेटा, अभी मैं क्वेश्चन में भी ये चीजें दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है, फिर एक बार और डेफिनेशन बता रहा हूँ, तो पहले क्वेश्चन सुनो सब लोग। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। तो कल हमारे हो गए थे 55, तो प्रॉब्लम 56 देखो। बैग 1 contains
3 red and 4 black balls. While bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random. One ball is drawn at random from one of the bags and found to be red. Find the probability that it is drawn from bag 2. ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब सुनो ध्यान से। अच्छा, जो टोटल, अब क्या होगा, जो भी बेस का क्वेश्चन होगा उसमें टीपीटी हो रही होगी, फिर वो एक स्टेप रिवर्स जाएगा। तो अब क्वेश्चन पढ़ के भी समझ आना चाहिए कि बेस का क्वेश्चन है, टीपीटी का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है। अब जैसे इसने क्या बोला है कि एक बैग है, बैग 1, उसमें 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। और एक बैग 2 है जिसमें 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। ये दो सेम है। तो एक एक में क्या है, 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, और दूसरे में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम हो गया। तो उसमें क्या किया, एक बॉल अब उसने ड्रॉ करी और वो फाउंड टू बी रेड हो गई। अब देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है, इससे क्या पता चला आप, अब फाउंड टू बी रेड हो गया कि मतलब जैसे ही वो लिखेगा ना फाउंड टू बी रेड, और ऐसा कुछ लिखेगा कि टेकन आउट टू बी दिस, तो ऐसी स्टेटमेंट जब वो यूज करेगा, इसका मतलब है कि ये इवेंट तो हो चुका है ना। अब उसने एक बॉल निकाली और वो क्या निकल गई, रेड निकल गई। तो यहाँ से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, तो यहाँ से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी है 3/7, और यहाँ से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं आपको बोलूंगा रेड निकालो, तो यही तो हो गया ना कि, तो ये फर्स्ट पाथ की प्रोबेबिलिटी हाफ, यहाँ से भी हाफ, तो हमारा आंसर आ जाएगा हाफ इंटू 3/7 प्लस हाफ इंटू 5/11, ये आ जाएगा। इसको भी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ही कुछ है। इतना क्लियर हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, अब नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखो। तो ये तो गया टीपीटी कि भाई दो पाथ थे, दिस इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी, दिस इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, मतलब जो रेड बॉल निकली वो बैग 2 से निकलनी चाहिए। तो आपको वो निकालने को बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 गिवन रेड। समझ गए कि भाई ये बताओ, रेड बॉल तो निकल चुकी है, ये बताओ कि वो किससे निकली है, बैग 2 से निकली है। तो उसको ऐसे लिखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 गिवन रेड, कि भाई बैग 2 से निकलने की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड बॉल कौन सी है, रेड है, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको अब देखो पहले नोटेशन लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इंटरसेक्शन रेड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ना मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 into probability of red given back 2 divided by probability of red। तो probability of back 2 क्या है, back 2 ये है ना अपना, back 2 की probability है हाफ, और red given back 2 की probability क्या है, 5/11 divided by total half into 3/7 plus half into 5/11, ठीक है। अब ये हाफ 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 तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 5/11, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 33 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 11। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 35/68, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप सबको समझ आया कि नहीं समझ आया। देखो होगा क्या है, इसमें हमेशा टीपीटी पहले लगेगा। जो भी बेस का क्वेश्चन होगा उसमें आपको पढ़ के ये समझना होगा कि टीपीटी क्या है। जहां टीपीटी हो गया, अब इजी तरीका ध्यान में रखने का क्या है, जो भी पाथ है उन सबको ऐड करो,
और जो आपसे जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को बोल रहा है, जैसे अभी बैक टू की बोल रहा था, तो ये वाला पाथ डिवाइडेड बाय टोटल, बस ये करना है। जो आपका पाथ है, जो भी निकालने को बोल रहे हैं, जैसे बैक टू वाला बोल रहे हैं, तो बैक टू वाले पाथ का पूरी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी आपका आंसर होगा। ये बेस थ्योरम का रिजल्ट होता है, बट आपको स्कूल में इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, जेई में तो मैं डायरेक्ट ही कर देंगे, हम क्या करेंगे, अच्छा ये बैक टू से बोल रहा है तो ये वाला पाथ डिवाइडेड बाय टोटल, उससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बताओ भाई, समझ आ गया कि नहीं समझ आया? अब देखो, अब दोबारा से इसको इस पे आते हैं, जो जिसको भी डेफिनेशन नहीं क्लियर हुई थी। तो क्या है, मल्टीपल पाथ हैं और उनके थ्रू एक इवेंट हो रहा है। अब जो मल्टीपल पाथ है उसका क्या मतलब है, जैसे आप बैक वन हो गया, बैक टू हो गया, बैक थ्री हो गया, बैक फोर हो गया। ठीक है मनीष, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? अगर ये तब नहीं समझ आते तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखना। तो अब सुनो सब लोग, दोबारा से मैं बता रहा हूँ। अब है क्या है कि इसमें पाथ है, मल्टीपल पाथ है, ठीक है? मल्टीपल पाथ जो हैं उनके थ्रू कुछ इवेंट हो रहा होगा। जैसे मान लो बैग है आपके पास, 3-4 बैग पड़े हुए हैं, उनमें कुछ बॉल्स हैं और उन बैग्स के थ्रू आप रेड बॉल निकाल रहे हो। तो पाथ क्या हो जाएगा आपका, बैग को सिलेक्ट करना। तो बैग वन एक पाथ हो गया, बैग टू एक पाथ हो गया, बैग थ्री एक पाथ हो गया, बैग फोर एक पाथ हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर इवेंट क्या हो गई कि उनमें से रेड बॉल को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो अब क्या होगा, बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी और रेड बॉल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट करके अगर सबको ऐड करोगे तो वो हो जाएगा कि भाई रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको बोल रहे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। अब वो अगर आपसे पूछेगा कि भाई रेड बॉल निकल गई, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। अब ये बताओ कि वो बैग टू से निकली है, तो उसको हम बोलते हैं बेस थ्योरम। तो उसमें क्या करना है, वो जो बैग टू वाला पाथ है उसको लिख देना न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने ये तो किया, बैक टू ऊपर लिखा न्यूमरेटर में और डिवाइडेड में टोटल लिख दिया। ठीक है, अभी और करता हूँ तो क्लियर होगा। ये क्वेश्चन हो गया हमारा प्रॉब्लम 56। A man is known to speak truth 3 out of 4 times. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throw a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. तो ये वो बात कर रहा है कि भाई जब तुम डाई फेंकोगे तो उसके ऊपर 6 आना चाहिए। ठीक है, उसको लेके बात कर रहा है। तो डाई के ऊपर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 आते हैं, तो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करो। एक बार ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ।
आया किसी का आंसर? वन बाई एट सही नहीं है, थ्री बाई एट सही है। हम्म, देखो क्या है, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ थ्री आउट ऑफ फोर टाइम्स, ठीक है। तो इफ यू थ्रो अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ सिक्स, तो अब क्या है कि रिपोर्ट दैट इट इज अ सिक्स, उसने जब डाई फेंका और उसने रिपोर्ट कर दिया कि इट इज अ सिक्स, तो अब ये क्या होगा ना कि सिक्स आ चुका है, तो यहां तक टीपीटी लग रही है। तो होगा क्या कि डाई, जैसे अब ऐसा बोलते हैं कि भाई डाई के ऊपर सिक्स आ गया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? वन बाय सिक्स। और डाई के ऊपर सिक्स नहीं आया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? फाइव बाय सिक्स। या तो डाई पे सिक्स आया होगा या डाई पे सिक्स नहीं आया होगा, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वो ट्रुथ बोल रहा है। अगर सिक्स आएगा तो रिपोर्ट कब करेगा? जब सिक्स आएगा और वो बता दे कि भाई सिक्स आए। तो ट्रुथ बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ थ्री आउट ऑफ फोर टाइम्स, तो ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी है थ्री बाय फोर, ठीक है। अब जब सिक्स नहीं आएगा और वो रिपोर्ट कर रहा है सिक्स, तो इसका मतलब वो लाई कर रहा होगा, ठीक है। सिक्स रिपोर्ट तो करना ही है ना उसको, तो इस केस में वो लाई करेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन बाय फोर है, ठीक है। तो अब सिक्स कब कब रिपोर्ट करेगा? प्रोबेबिलिटी दैट सिक्स इज रिपोर्टेड। तो भाई डाई पर सिक्स आया हो और उसने सच बोल दिया हो, और डाई पे सिक्स नहीं आया हो और उसने झूठ बोल दिया हो कि सिक्स आया है। अब हमारे को क्या निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ सिक्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रुथ गिवन सिक्स, मतलब सिक्स आ गया था और उसने ट्रुथ बोला हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? समझिए ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ सिक्स, तो मतलब वो एक्चुअली में सिक्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बेसिकली ये वाला पाथ हो गया, तो आप ऐसे ध्यान रखो, ये वाला पाथ है जब एक्चुअली में सिक्स आया होगा, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी? वन बाय सिक्स इंटू थ्री बाय फोर डिवाइडेड बाय टोटल इज वन बाय सिक्स इंटू थ्री बाय फोर प्लस फाइव बाय सिक्स इंटू वन बाय फोर, क्या आ जाएगा? थ्री बाय एट। ठीक है, तो आप अब ऐसा ध्यान रखो, टीपीटी लगाना है पहले, और फिर उसमें उसमें ये देखना है कि कौन सा पाथ है, वो वाला पाथ ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, बाकी टीपीटी नीचे आएगा, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। अभी एक और दे रहा हूँ। एन इंश्योरेंस कंपनी, अभी करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन है इसके, पांच छह क्वेश्चन तो हैं, जिसको भी नहीं समझ आया सुनते रहो बस। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, एस डी का मतलब स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर, एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। The probability of accidents are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured persons meet with an accident. What is the probability that he is a scooter driver?
ठीक है। An insurance company insured 2000 scooter driver, 4000 car driver and 6000 truck driver. The probability of accidents are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. तो वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, मतलब अब इंश्योर्ड पर्सन जो है उन्हीं उन्हीं में से कोई एक एक्सीडेंट हो गया उसका, ठीक है, इंश्योर्ड पर्सन में से। तो वो बोल रहा है कि क्या ये व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। तो ये निकालो कि वो स्कूटर ड्राइवर था। करो एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, 1/52 इज आंसर। देखो कैसे। अब क्या है कि जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, या तो स्कूटर ड्राइवर को इंश्योर कर रही है, कार ड्राइवर को इंश्योर कर रही है, ट्रक ड्राइवर को इंश्योर कर रही है। तो टोटल उसने कितने लोग इंश्योर्ड किए? 2, 4, 6 और 6, 12,000 टोटल इंश्योर्ड है। तो स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इंश्योर होने की? 2000/12,000। ठीक है। कार ड्राइवर की कितनी हो जाएगी? 4000/12,000। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ध्यान रखना है। 2000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा। 6000 डिवाइडेड बाय 12,000। समझ गए? ये तो अब जैसे टोटल उसने 12,000 इंश्योर्ड किए, तो स्कूटर ड्राइवर के इंश्योर होने की क्या प्रॉपर्टी है? इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस लेते हैं ना लोग, इंश्योरेंस लेते हैं ताकि एक्सीडेंट अगर होगा तो उनको उसका इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। तो सेम वही है कि उसने 2,000 स्कूटर ड्राइवर, 4,000 कार ड्राइवर और 6,000 ट्रक ड्राइवर को इंश्योर किया। तो स्कूटर ड्राइवर के इंश्योर होने की प्रॉपर्टी कितनी हो गई हमारे पास? 1/6। कार ड्राइवर के इंश्योर होने की प्रॉपर्टी हो गई 1/3। इसके इंश्योर होने की प्रॉपर्टी होगी 1/2। अब इसका एक्सीडेंट हो, इंश्योर तो हो गया। अब ये इसके एक्सीडेंट होने की क्या प्रॉपर्टी है? स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट की क्या प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03 एंड 0.15, है ना। तो इसका मतलब है इसकी होगी प्रॉपर्टी 0.01, इसकी प्रॉपर्टी कितनी होगी? 0.03, इसकी प्रॉपर्टी कितनी होगी? 0.15। ठीक है। तो 0.01 इसकी है, 0.03 इसकी है, 0.15 इसकी है। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? एक्सीडेंट हो गया ना, उसने बोला था। अब इसके बाद क्या हो गया? वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, अब इन्हीं में से एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी होगी? ये एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। एक्सीडेंट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब क्या निकालना है हमें? प्रोबेबिलिटी जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो क्या होना चाहिए? स्कूटर ड्राइवर। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर गिवन एक्सीडेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड।
इज, तो स्कू ड्राइवर वाली ब्रांच क्या है, 1/6 इंटू 0.01, तो 1/6 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको पूरे को। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.06 और यहाँ पे 0.45, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है, 100 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 1 डिवाइडेड बाय 52 इज द आंसर। अब देखो भाई, बताओ सबको समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। प्रॉब्लम 59। Given three identical boxes, each containing 2 coins, in box 1 both coins are gold coins, ठीक है। In box 2 both are silver coins, and in box 3 there is one gold and one silver coin। ठीक है, in box 2 both are silver coin and in box 3 there is one gold and one silver coin। A person choose a box at random। A person chooses a box at random and takes out a coin। If the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the box is also of gold? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है, करोगे आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी से। क्या बोला हुआ है, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं 1 2 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स
बॉक्स 1 में दोनों गोल्ड कॉइन है, बॉक्स 2 में एक सिल्वर है, दोनों सिल्वर है, बॉक्स 3 में 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर है। पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन। ठीक है, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड। अब देखो यहाँ तक टीपीटी हो गया, कॉइन इज ऑफ गोल्ड मतलब जो कॉइन निकला है वो क्या है, गोल्ड कॉइन है। ठीक है, तो यहाँ तक टीपीटी हो गया अपना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड? चलो भाई, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। टू बाई थ्री इज आंसर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बड़ा ही सिंपल सा है, कर लेते हैं। 3 बॉक्सेस हैं, आइडेंटिकल हैं। तो पहले बॉक्स में क्या था, बॉक्स 1 बोथ द कॉइन्स आर गोल्ड, तो गोल्ड और गोल्ड कॉइन है इसमें। ठीक है, बॉक्स 2 में क्या है, बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, तो सिल्वर सिल्वर कॉइन्स है। बॉक्स 3 में क्या है, 1 इज गोल्ड एंड 1 इज सिल्वर। ठीक है, तो इसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। इसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। इसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। ठीक है, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड। अब उसने एक कॉइन निकाला और उसकी प्रोबेबिलिटी गोल्ड है, तो यहाँ से गोल्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। यहाँ से गोल्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। यहाँ से गोल्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑफ आल्सो ऑफ गोल्ड। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड गोल्ड वाले बैग का प्रोबेबिलिटी निकालना है, जब एटलीस्ट, जब जो ऐसे लिख देता हूँ इसको ना, प्रोबेबिलिटी इसको बैग 1 बोल देते हैं, बैग 1, बैग 2 और बैग 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 गिवन गोल्ड कॉइन हमारा निकल चुका। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? तो वो कह रहा है कि भाई एक कॉइन गोल्ड निकला, ये बताओ कि भाई उस बैग में दूसरा भी गोल्ड होना चाहिए। वही बैग 1 हो गया बेसिकली हमारा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, तो ये वाले पाथ की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय सब पाथ की प्रोबेबिलिटी। तो 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू हाफ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 कट जाएगा, 1, 1 प्लस 0 प्लस हाफ, तो 3/2। तो हमारे पास वैल्यू आ जा रही है 2/3। सो 2/3 इज द आंसर। आ गया होगा सबको समझ, बड़े आसान है अब तो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम 59। इन अ फैक्ट्री which manufactures bolts, respectively 25%, 35% and 40% of the bolts। ठीक है, एक फैक्ट्री है विच मैन्युफैक्चर बोल्ट्स, ABC मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35%, 40% ऑफ द बोल्ट्स। ठीक है, ऑफ देयर आउटपुट
of their output 5,4 and 2% are respectively defective bolts. ठीक है. A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. What is the probability that it is manufactured by machine B? In a factory which manufacture bolts, machine A, B, C manufacture respectively 25%, 35%, and 40% of the bolt. Of their output, 5, 4, and 2% are respectively defective bolts. A bolt is drawn at random from the product and found to be defective. What is the probability that it is manufactured by machine B? ठीक है, आसानी है. देखो एक बार. 28/69 इज द आंसर. हाँ ठीक है. देखो ऐसा है, 3 मशीन है हमारे पास ए बी सी. ठीक है. तो जो मशीन ए है वो कितना परसेंटेज बोल्ट बना रही है? 0.25. मशीन बी जो है वो बना रही है 0.35 और ये बना रही है 0.40. ठीक है. ऑफ देयर आउटपुट 5% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट. अब इसका जो है, इसका 0.5% मतलब 0.05. ठीक है. इसके आउटपुट में से कितने डिफेक्टिव हैं? 4%. तो ये 0.04 डिफेक्टिव बना रही है और ये जो है ये 0.02 डिफेक्टिव बना रही है. सबको समझ आ गया? ठीक है.
A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. अच्छा अब देखो, इसको ऐसे लिखा हूँ, अब मैं इसको वैसा पूरा नोटेशन के साथ लिख रहा हूँ. Probability of defective given A, probability of defective given B, probability of defective given C. समझ रहे हो? अब probability of defective अगर निकालना होगा तो ये होगी total probability. उसका उसमें क्या आएगा, 0.25 into 0.05 plus 0.35 into 0.04, 0.40 into 0.02. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आ जाएगा. ठीक है, अब उसने क्या बोला, अब देखो देख रहे हो इसमें क्वेश्चन में ये था, अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव. अब जैसे ये फाउंड टू बी डिफेक्टिव आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे टीपीटी लग गई. अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी. तो प्रोबेबिलिटी मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी गिवन इट इज डिफेक्टिव, ये निकालना है अपने को. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी लिखेंगे डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी. जब एग्जाम में लिखना है आपको सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में, तो ऐसे लिखना पड़ेगा. अब इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी. ये आपने क्या लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा दिया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारे पास, 0.35 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाय जो आपका ये पूरा टर्म है. तो बेसिकली वही है, अगर आप शॉर्टकट में देखोगे तो ये वाला पार्ट है डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी. 0.25 इंटू 0.05 प्लस 0.35 इंटू 0.04 प्लस 0.40 इंटू 0.02. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 28/69. वो आप कर लोगे. आगे बढ़ते हैं. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 60. नेक्स्ट आ रहे हैं प्रॉब्लम 61 पे. इन अ टेस्ट एन एग्जामिनी either guess or copies or knows the answer. In a test, an examinee either guess or copies or know the answer to a multiple choice question with 4 choices. In a test, an examinee either guesses or copies or know the answer to a multiple choice question with 4 choices. ठीक है? The probability that he makes a guess is 1/3, and the probability that he copies the answer is 1/6. The probability that his answer is correct given that he copied it is 1/8. Find the probability that he knew the answer to the given question. Find the probability that he knew the answer to the question
given that he correctly answered it. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है देखो, इन ए टेस्ट एंड एग्जामिनी आइदर गेस और कॉपीज और नो द आंसर। तीन चीजें बता रहा है, या तो गेस करेगा या कॉपी करेगा या उसको आंसर पता होगा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गेस इज 1/3, द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/6, the probability that his answer is correct given that he copied it is 1/8, find the probability that he knew the answer to the question given that he correctly answered it। निकालो भाई इसका आंसर भी। 5/3 कैसे हो सकता है भाई? प्रोबेबिलिटी तो 1 से कम होती है ना हमेशा। नहीं, 1/5 भी नहीं है। हाँ, 24/29 आएगा, शैली का आ गया आंसर। और देखो भाई बाकी बच्चे, 24/29 आएगा। देखो क्या होगा इसमें। अब ये थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी गायब सी कर देते हैं वो क्वेश्चन में ना, तो वो आपको खुद से थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। तो जैसे अब इसमें तीन पॉसिबिलिटी हैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। या तो वो गेस कर रहा है, ठीक है, मतलब तुक्का बिठा रहा है, तो गेस करने की द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गेस इज 1/3। ठीक है, या वो कॉपी करेगा, तो कॉपी करने की भी इसने प्रोबेबिलिटी बता रखी है, ये कॉपीज इज 1/6। और या तो उसका नोन होगा, आंसर नोन होगा उसको। ठीक है, तो 1/3, अब नोन की उसने प्रोबेबिलिटी बताई नहीं, तो टोटल तो 1 ही प्रोबेबिलिटी होगी ना, या तो वो गेस करेगा या कॉपी करेगा या नो, उसको पता होगा आंसर नोन होगा। तो 1/3 प्लस 1/6 कितना हो गया? 1/2 हो गया ना। ठीक है, तो इसका मतलब नोन की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। अब जब गेस कर रहा है, उसने क्या बोल दिया, जब एंड प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, अब ये बता दिया उसने उसका आंसर करेक्ट है।
गिवन दैट ही कॉपीड इट इज 1/8। अच्छा अच्छा, अभी रुको एक मिनट। अब ये क्या बता रहा है नेक्स्ट लाइन में, वो क्या बता रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट। अब करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है अगर उसने कॉपी किया है। जैसे यहाँ पे वो बता रहा है कि करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट गिवन कॉपीड इज 1/8, ये उसने बता दिया। अब उसने क्या किया हुआ है, आंसर क्या किया हुआ है, करेक्टली किया हुआ है। तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे हम कि भाई उसने करेक्ट कर दिया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर। तो ये वाली ब्रांच चाहिए होगी, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी। समझ गया? अच्छा, अब गेस अगर करता है तो गेस करने में उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। क्यों 1/4 होगी? क्योंकि भाई अगर आप तुक्का बिठा रहे हो, चार ऑप्शन देना, उसे बता दीजिए चार ऑप्शन है, तो उसमें सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट गिवन गेसिंग इज 1/4। अगर उसको नोन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट गिवन नोन इज 1। भाई अगर आपको आंसर पता है तो गलत तो लिखोगे नहीं आप। अगर आपको ऑलरेडी आंसर पता है उस क्वेश्चन का तो गलत तो नहीं लिखेंगे, तो करेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 ही मानेंगे। ठीक है, तो अब हमारे को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी आंसर इज नोन गिवन ही करेक्टली आंसर्ड हो। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी आपके पास वो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू वन, ये ब्रांच चाहिए हमें, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/6 इंटू 1/8 प्लस हाफ इंटू वन। तो ये इसका आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 24/29। आगे बात समझ में, क्लियर हो गया? देख लो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ मुझे। तो ये ट्री डायग्राम इसका ऐसा बना है। नेक्स्ट आते हैं, ये 61 हो गया। ए स्पीक्स ट्रूथ थ्री टाइम्स आउट ऑफ फोर while B does so 7 times out of 10. A ball is drawn at random from a bag. A speaks to 3 out of 4 times। ठीक है, तो ए के सच बोलने की प्रॉब्लम बता दी, बी के भी सच बोलने की उसमें प्रॉब्लम बता रही है। A ball is drawn at random from a bag containing one black ball and 5 other balls of different color। ठीक है, both A and B reports that both A and B reports that a black ball has been drawn from the bag। What is the probability of their assertion is true? What is the probability of their assertion is true?
देयर असर्शन इज ट्रू कहने का मतलब है कि दोनों इसी बात पे एग्री कर जाएंगे, समझिए, मतलब दोनों उस बात पे एग्री कर जाएंगे। बताओ क्या आंसर आएगा इसका, थोड़ा सोच लो एक बार, फिर मैं बता रहा हूँ। 7/12 इज आंसर, हाँ ठीक है। देखो इसमें क्या है कि उसने बोला कि ए तो सच बोल रहा है, ए के सच बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीकिंग ट्रूथ इज 3/4, एंड बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7/10। ठीक है जी, ये तो हमें क्लियर है। तो अब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है हमारी, वो क्या हो जाएगा, एक ब्लैक बॉल और 5 अदर कलर की बॉल है। तो भाई या तो देखो ऐसा होगा, दो पॉसिबिलिटी है, वो मैं डिनोमिनेटर में लिखा हूँ। या तो ब्लैक बॉल आई और दोनों ने सच बोल दिया, ठीक है, तो दोनों का जो जिस बात पे भी वो एग्री करना चाह रहे हैं वो सेम स्टेटमेंट हो गई। देयर कंबाइंड स्टेटमेंट इज ट्रू। भाई 6 आया, 6, सॉरी 6 नहीं आया, यहाँ पे क्या आया था, ब्लैक बॉल आई। एक ब्लैक बॉल है ना अपने पास बैग में, एक ब्लैक बॉल है और 5 अदर कलर की बॉल है। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6, और दोनों ने सच बोल दिया। अब ऐसा मान लो कि भाई ब्लैक बॉल नहीं आई और दोनों ने फिर झूठ बोल दिया कि भाई ब्लैक बॉल आई है, तो भी तो उनका असर्शन सही हो गया ना। ठीक है, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर असर्शन इज ट्रू, मतलब वो एक्चुअली में ट्रू था, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/6 इंटू 3/4 इंटू 7/10। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 7/12 आ जाएगा। इस वाले केस में उनका असर्शन ट्रू नहीं होगा ना, क्योंकि एक्चुअली में तो ब्लैक बॉल आई नहीं थी। समझ आ गया, इजी सही तो प्रॉब्लम है, बट हाँ वो स्टेटमेंट थोड़ी सी वैसी है, इसीलिए ये बताया आपको। नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 63। देखो, अंकुर एंड रमेश are weak students in mathematics.
and their chances of solving a problem correctly are 1 by 8 and 1 by 12 respectively. They are given a question and they obtain same answer. माइक कौन है किसी का बेटा? If the probability of a common mistake is 1 by 1001, what is the probability that answer was correct? ठीक है, करो इसको. हाँ भाई, देखो किसी का आंसर आया. थर्टीन बाय फोर्टीन इज आंसर. हाँ ठीक है. देखो 13/14 आंसर है बेटा. इसमें कैसे करना है आपको? सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम है कि या तो दोनों का सही. उसने ये बोला ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर वाज करेक्ट. ये थोड़े से अलग टाइप के प्रॉब्लम है, मतलब एकदम वैसा क्लियर स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा. बट जो इसमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या है कि भाई दोनों का आंसर सही आना चाहिए अपना ना. हमें वो रिक्वायर्ड है कि दोनों का आंसर करेक्ट होना चाहिए. तो एक का था 1/8 और एक का था 1/12. इस केस में क्या होगा? दोनों का सही आ जाएगा. और क्या पॉसिबिलिटी है? वो दोनों कॉमन मिस्टेक कर दें. तो 1/1001 कॉमन मिस्टेक करने की प्रोबेबिलिटी है
और सही नहीं आने का 1 - 1/8, तो ये जगह 7/8 और ये जगह 11/12, ठीक है। और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1/8 इंटू 1/12। सो दिस इज द आंसर। समझ गए। अब टोटल पॉसिबल केसेस क्या क्या हैं, या तो दोनों सही कर दें या दोनों कॉमन मिस्टेक कर दें, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1/8 इंटू 1/12, ठीक है। तो इसके साथ हमारा बेस थ्योरम खत्म हो जाता है। तो ये बेस थ्योरम यहाँ पे खत्म हो गया।